अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मशरूम का उत्पादन कर अच्छी आय ले रही महिला किसान की सफलता की कहानी। धान की नर्सरी डालने से पूर्व और नर्सरी डालते समय बरती जाने वाली सावधानियां। किसान भाइयों, प्रदेश में ऐसे कई प्रगतिशील कृषक हैं जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, फिर भी उन्होंने छोटे स्तर पर कम जगह में होने वाले कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अपना जीवन स्तर सुधारा है। साथ ही प्रदेश के किसानों के सामने मिसाल भी कायम की है। इन्हीं प्रगतिशील किसानों में से एक है जिला पूर्णिया के प्रगतिशील महिला कृषक अंजू देवी, जो कि वर्ष भर मौसम के अनुरूप मशरूम का उत्पादन कर अच्छा लाभ कमा रही हैं। तो किसान भाइयों, आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, गृहस्थ महिलाओं का जिक्र आते ही लोगों के जहन में घर गृहस्थी चलाने वाली महिला का ख्याल आता है, लेकिन इसके विपरीत ग्राम राजहट जिला पूर्णिया में रहने वाली महिला कृषक अंजू देवी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, ये महिला किसान घर पर ही मशरूम उत्पादन का कार्य करती हैं, साथ ही घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। अंजू देवी अपने घर पर मौसम के अनुरूप मशरूम की खेती करती हैं और प्रतिमाह इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मशरूम जो है बहुत अच्छा ही बिजनेस है। इसको महिलाएं घर बैठे अच्छा से कर सकती है। वह अपने उसको कहीं इसमें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। महीना का जो है छोटा सा जगह में भी वह 2-2.5 हज़ार अपने घर बैठे ही कमा सकती है। यह महिला के लिए बहुत अच्छा ही बिजनेस है। इसको लगाने के लिए उसको ज़्यादा कुछ का ज़रूरत भी नहीं है और लागत भी इसमें कम है। जैसे भूसा है, पानी है, थोड़ा बहुत दवाई है जो कि अपने मार्केट में उपलब्ध है। उसके बाद बीज है, बस इतना ही से लगता है और यह बहुत आसानी से इसकी खेती हो सकती है। किसान भाइयों, इन्होंने मशरूम की खेती को कैसे अपनाया और किस प्रकार से किस मौसम में कौन कौन से मशरूम की खेती करती हैं तथा अधिक मशरूम उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करती हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए जो है हम पूसा में जा करके सब कुछ देखे सुने, पूरा जानकारी लिए। इसकी 212 प्रजाति है। उसके बाद जो है हम लोग अभी तक 3 प्रजाति का जो है ट्रेनिंग लिए हैं, एक बटन मशरूम का, ओस्टर का और मिल्की का। ये तीनों जो है हम खुद से उगा सकते हैं और सालों भर इसका बिजनेस कर रहे हैं और हम 3-4 साल से जो है इसका बिजनेस कर रहे हैं। अपने इलाके में अच्छा मतलब पकड़ रहा है। मार्केट में भी थोड़ा बहुत सप्लाई दे रहे हैं। तो मार्केट में अभी उतना सबको जानकारी नहीं है, लेकिन 2-3-4 किलो तक अभी मार्केट में निकल जाता है रोज का रोज। मशरूम का साल भर खेती किया जा सकता है। जैसे कि कभी हम लोग खेत में धान लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, ऐसे वैरायटी चेंज कर करके लगाते हैं। उसी प्रकार से मशरूम का भी वैरायटी है जो कि ठंडा के मौसम में बटन लगा सकते हैं, थोड़ा गर्मी आया तो ओस्टर लगा सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा गर्मी में जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में जो है मिल्की मशरूम, दूधिया जिसको बोला जाता है, वो लगा सकते हैं। या वैरायटी चेंज करके हम सालों भर लगा सकते हैं और सालों भर इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसको 1000 स्क्वायर फीट में हम अभी कर रहे हैं। और यह जो है हम लोग अपने घर में मचान ऊपर नीचे रेक जैसा बना करके तब उसमें लगा रहे हैं, ताकि कम जगह में ही ज़्यादा का
कारोबार हो सके। क्यों तो एक ऊपर लगाते हैं फिर उसके बाद नीचे लगाते हैं तो एक ही जगह में दो तरह से हो जाता है। और नीचे में जैसे ओस्टर लगाते हैं तो ऊपर में हम मिल्की लगा सकते हैं, उसमें केसिंग करके जो है उसका उपज करते हैं। इसको जो है हम लोग एक बार में 10 से 15 किलो स्पॉन लाते हैं और वह स्पॉन जो है कभी पटना से लाते हैं और कभी पूसा से लाते हैं। वह लाने से के बाद जो है जैसे 10 किलो लाते हैं तो उसमें जो है थोड़ा बहुत मतलब दवाई है, जैसे फार्मोलिन जैसे उबाल के बनाने के बाद ओस्टर में तो कोई दवाई का इस्तेमाल है नहीं, सिर्फ भूसा को उबाल करके और उसके बाद उसको ठंडा करके बिजाई कर लेते हैं तो उसमें दवाई नहीं डालना पड़ता, उसमें कोई लागत है नहीं, तो उसमें फ़ायदा जो है ज़्यादा है ओस्टर में। 1 किलो में लगभग 10 पैकेट हम लोग जो है बनाते हैं। वो 2 से 2.5 किलो भूसा का जो है पैकेट बनता है, उसमें जो है 10 पैकेट बनाते हैं। 10 पैकेट बनाने के बाद जो है उसमें 20 से 25 किलो मशरूम जो है आराम से निकलता है। मशरूम के अच्छे उत्पादन के लिए मौसम के अनुसार मशरूम कक्ष का प्रबंधन करना होता है। तो ये महिला किसान किस प्रकार से मशरूम कक्ष का प्रबंधन करती है, आइए जानते हैं। साल भर इसको ठंड रखने के लिए पानी का छिड़काव हमेशा करते रहते हैं। इसमें जैसे 4 बजे सवेरे में इसका दरवाज़ा खोल करके इसमें हवा का ज़रूरत है वो देते रहते हैं, नमी का ज़रूरत है तो पानी डालते रहते हैं। और ठंडा का मौसम में जैसे बटन लगाए, टेम्परेचर लो हो गया तो थोड़ा रूम हीटर लगा करके इसको गर्म कर लेते हैं ताकि जाला अच्छा से आ सके और जल्दी आ सके मशरूम। पैकेट में लागत बहुत कम है, जैसे 100 ग्राम बीज है और 2 से 2.5 किलो भूसा है, थोड़ा बहुत मतलब दवाई है जैसे फार्मोलिन 30 से 35 रुपया इसमें लागत पड़ता है और जो है 2 से 2.5 किलो मशरूम निकल जाता है। मतलब 1 किलो मशरूम हम लोग 100 रुपया में बेचते हैं तो 250 रुपया की कमाई हो जाती है। यह रोज़गार को हमने अपनाया, यह बहुत ही अच्छा रोज़गार है। इससे थोड़ा मतलब महीना का 3 से 4 हज़ार हम कमा सकते हैं, घर बैठे ही कमा लेते हैं। यह महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ही है और छोटा सा जगह में और अच्छा बिजनेस हो सकता है। किसान भाइयों, अंजू देवी मशरूम की खेती करके न केवल अच्छी आमदनी कमा रही हैं, बल्कि अपने आसपास की महिलाओं को भी मशरूम की खेती के लाभ के बारे में बताकर उन्हें इसकी खेती करने को प्रेरित भी कर रही हैं। किसान भाइयों, अंजू देवी की सफलता को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि वैज्ञानिका सीमा सिंह का इनके बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, अंजू देवी जो बनमनखी में है वो इसको अपना आय का मतलब एक स्रोत बना चुकी हैं और वो अब किसी की मोहताज नहीं है कि कोई बीज उनको देगा तब वो करेंगी। वो खुद से किसी भी जहाँ से भी उनको सुविधा होती है वो बीज लाती हैं मशरूम का और उस मशरूम का उत्पादन करके अब उन्होंने मार्केट में भी अपना जगह बना लिया है। मार्केट में वो मतलब हर दिन लगभग सप्लाई कर रही हैं वहाँ, मतलब और सालों भर कर रही हैं। वो गर्मा मशरूम भी करती हैं, ऑयस्टर मशरूम भी करती हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई आगामी आने वाले दिनों में धान का बिचड़ा तैयार करेंगे, लेकिन उन्हें स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए बिचड़ा डालते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे उन्नत किस्मों का चुनाव, खेत की तैयारी, बिचड़ा डालने की विधि आदि पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी पौध रोपाई के लिए स्वस्थ बिचड़ा प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, धान का बिचड़ा तैयार करते समय इन सभी बिंदुओं को आप कैसे अमल में लाएंगे, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर PC पांडे से। किसान भाई लोग, आपने गेहूं की कटाई भी कर दी होगी, अब आप खरीफ की बुआई करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो ये उपयुक्त समय है कि आप अपनी खरीफ की तैयारी के लिए धान की प्रजातियों का चयन कर दें, जिससे कि आप समय पर अपनी नर्सरी को डाल सकते हैं।
अगर आप समय पर नर्सरी को नहीं डालेंगे तथा वो स्वस्थ पौध पैदा नहीं करेंगे तो आपकी उपज में प्रभाव पड़ेगा। अतः अच्छी नर्सरी प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिसमें आप ध्यान रखें। पहला है कि आप अपने खेत का चयन इस तरह से करें कि जहाँ पर पानी की ज़्यादा उपलब्धता है वहाँ पर नर्सरी का जो खेत है उसको आप चयन करें, और यह भी देख लें कि उसमें आप बोने से पहले कम से कम 25 दिन पहले पानी लगा दें। और पानी लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जितने भी खरपतवार के बीज हैं वो जम जाएंगे, और जमने की वजह से जितने भी खरपतवार हैं उसको आप जब खेत की तैयारी करेंगे बोते समय तो वो सब मिल जाएंगे, जिससे कि वो खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरह से हो जाएगा। दूसरी बात यह ध्यान रखें कि 1 हेक्टर भूमि के लिए जो आप रुपाई करने जा रहे हैं उसके लिए आपको 1/10 भाग यानी 1 हेक्टर का 1/10 भाग जमीन पौध उगाने के लिए जमीन लें और उसको आप सही तरह से तैयारी करें। आप अपने खेत की तैयारी जिस तरह से करते हैं अच्छी तरह से 1 और 2 हैरो करें, अच्छी तरह से उसमें गोबर की खाद मिलाएं और मिलाने के बाद उसको समतल कर दें। दूसरी बात ये रखें कि प्रजातियों का चयन करते समय भी आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे कि धान में अलग अलग दिनों में पकने वाली प्रजातियां हैं। हमारे जो किसान भाई धान की नर्सरी डालना चाहते हैं उन्हें समयावधि के हिसाब से ही प्रजातियों का चयन करना होगा, तभी उन्हें आगे चलकर फसल से आशातीत उपज की प्राप्ति हो पाएगी। तो आइए जानते हैं समयावधि के अनुसार प्रजातियों के बारे में। किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि अगर आप बासमती धान खुशबूदार वाला धान ले रहे हैं तो उसकी नर्सरी को आप जून 15 से जून 25 के बीच में लगाएं, और इस तरह से अगर आप नर्सरी समय से लगाएंगे तो आपकी उपज अच्छी प्राप्त होगी। प्रजातियों का चयन करने के बाद जहां आपने ज़मीन का चयन किया है उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। तैयारी करने के बाद 8 मीटर लंबी तथा 100 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएं, यानी कि 10 वर्ग मीटर की क्यारियाँ इस तरह से बनाएं कि आपको 80 क्यारियाँ 10 वर्ग मीटर की मिल जाएं, और उसमें 225 ग्राम यूरिया 500 ग्राम SSP डालकर अच्छी तरह से मिला दें, और मिलाने के बाद पानी भर के उसको कदेर करें जिस तरह से आप नर्सरी लगाते हैं। और जो बीज आपने भिगोया है उस बीज अंकुरित बीज को निकाल लें, और निकालने के बाद वो अंकुरित होने के बाद उसका 500 ग्राम बीज प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से उन क्यारियों में समान रूप से बो दें। बोते समय जरूर ध्यान रखें कि बुआई शाम के समय करें तो आपको ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप दिन के समय या सुबह के समय बुआई करते हैं तो मई और जून के महीने में बहुत गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से पानी बहुत गर्म हो जाता है और जो अंकुरित बीज है वो उसके सड़ने के और उसको ख़राब होने के ज़्यादा संभावना रहती है। अतः अच्छा ये है कि आप बुआई शाम के समय करें तथा दूसरे दिन शाम के समय फिर उसमें पानी लगाएं। पानी लगाते समय जरूर ध्यान रखें कि आपका खेत 2-3 दिन गीला रहे। जब पौध उसमें जम जाए उसके बाद उसमें आप पानी 1 से 2 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से नर्सरी को बनाएंगे तो आपकी नर्सरी स्वस्थ, अच्छी और बढ़िया होगी, जो कि आप रुपाई करने जब जाएंगे तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पशुपालक भाई, आगामी समय में मानसून आने वाला है और बारिश होते ही पशु कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में बारिश से पहले पशुओं को रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी होता है। तो बारिश के मौसम से पहले पशुओं में किन रोग के टीके लगवाएं, आइए जानते हैं एक पशु चिकित्सक डॉक्टर सुभाषी साहू से। तो आने वाले बरसात की मौसम में हमको सावधानी अपनाना पड़ेगा ताकि हमारा जो जानवर है
जो पशु हैं उनका जो दूध देने का जो क्षमता है और वो भी सही रहे, उसके साथ साथ वो बीमारी में ना आए। प्रदेश का किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाकर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वे अपने पशुओं का ख्याल रखें। 2-3 बीमारी हैं जो बरसात के दौरान आमतौर पे दिखाई देता है एनिमल्स में, पशु में। एक तो हो गया गोड़गट्टू, दूसरा हो गया सूजा, उसको हम बोलते हैं ब्लैक वाटर, तीसरा है मुंह पर रोग। मानसून आने से पहले हम उन 3 बीमारी के अगेंस्ट में टीकाकरण करवाते हैं, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। और वो मिलता है टीकाकरण संस्था मिलता है, और हम वहाँ से परचेज करके हमारे जो पशु जानवर को प्री मानसून मतलब बरसात आने से पहले टीकाकरण करवाते हैं। जितने भी हमारे पास जानवर रहते हैं सभी के साथ हम टीकाकरण करवाते हैं। गोड़गोट्टू की जो बीमारी है और जो सूजा की जो बीमारी है, अगर वो हम टीकाकरण ना करवाएं, अगर टीकाकरण ना करने से अगर बीमारी में आए तो पशु, तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसी सीजन में हम उनका टीकाकरण करवाते हैं। गोड़गट्टू का जो विशेषत्व है, जो जानवर के कैसे हम पहचान करें कि गोड़गट्टू है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगा और मुंह से झाग आने लगेगा। उसके साथ साथ बुखार जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है जानवर में वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो जाता है 104 हो जाता है, 104.5 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है इसी बीमारी के चलते हुए। और उसके साथ साथ खाना पीना का जो जानवर है वो भी खाना पीना छोड़ देता है, और इसीलिए हमको इस टीकाकरण इसी सीजन पे, प्री मानसून सीजन पे करना बहुत जरूरी है। अगर दूसरी बीमारी की बात करें जो सूजा बोलते हैं, ब्लैक वाटर बोलते हैं, वो हेल्दी एनिमल्स में होता है, जो 1 साल से लेकर 2-2.5 साल की उम्र की जितने भी पशु हैं उनमें ज़्यादातर होता है इसमें। और इसमें जो लीजियंस है, कैसे हम इसको पहचानेंगे, जानवर में जो पुट्ठा है उसमें अगर हम उसको प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे तो उसमें चटक जैसा आवाज़ आएगा, और साथों साथ लंगड़ापन भी जानवर में दिखाई देता है। खाना पीना जानवर छोड़ देता है, और उसके साथ जो बुखार है वो भी ज़्यादा हो जाता है, 104 डिग्री 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट में भी हमको टीकाकरण इसी मौसम में भी करना जरूरी हो जाता है। तीसरा जो बीमारी है वो है मुंहखोर, और हम बोलते हैं फूट एंड माउथ। उसमें छल्ले आ जाते हैं, मसूड़े या खुर में वो आ जाता है, जो छल्ले आ जाता है। और हालांकि इसमें मरने का जो चांस है जानवर में वो कम हो जाता है, लेकिन उनका जो मिल्क, जो दूध देने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। और जितने भी आपके पास जानवर हैं, आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में जाके जो टीका है आप परचेज करें, और सभी जानवर को आपको टीकाकरण बहुत जरूरी अनिवार्य है। क्योंकि अगर एक एनिमल को ये बीमारी हो जाता है तो आपके पास जितने भी जानवर हैं उनको भी ये बीमारी फैलने का बहुत चांस रहता है। क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये खाने पीने के साथ भी वो दूसरे एनिमल्स में जा सकते हैं। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आपको सभी एनिमल्स को, सभी जानवर को टीकाकरण बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, अपने पशु का पूरा ख्याल रखें। जरूरी ये है कि जब भी पशु चिकित्सक पशुओं को आवश्यक टीके लगवाएं, तो पशुओं के सभी टीके लगवाएं। पशुपालक जितना ख्याल अपने पशुओं का रखेंगे, उनके पशु भी उनके लिए लाभकारी बने रहेंगे। जो गोड़गट्टू और सूजा की जो बीमारी है, हम उसके जो टीकाकरण करवाते हैं वो अप्रैल मई के महीने में करवाते हैं, ताकि जो मानसून आएगा जून जुलाई में, उससे पहले हमारा सभी जानवर का टीकाकरण हो जाना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है कांके जिला रांची से दौलत प्रसाद जी ने। यह मुर्गी की झारसीम नस्ल पर जानकारी चाहते हैं। तो दौलत प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज झारखंड के किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि झारखंड में मुर्गी पालन के लिए एक नई
मुर्गी की प्रजाति विकसित की गई है। इस प्रजाति का नाम झारसिम रखा गया है। तो झारखंड की मुर्गी का नाम रखने का तात्पर्य यही है कि अगर हम झारखंड में इस मुर्गी का परीक्षण जो किया गया है वो झारखंड के हर इलाके में इसका परीक्षण किया गया और हर इलाके में परीक्षण कर इसको देखा गया, तो ये मुर्गियाँ आपको देसी मुर्गी से ज़्यादा इसकी उत्पादक क्षमता है, बढ़ोतरी ज़्यादा है और साथ में यह इस झारखंड के हमारे जो वातावरण है इसमें ये मुर्गियाँ अच्छी तरह से रह सकती हैं। ये मुर्गियाँ बाहर चर करके ही ये अपना वजन, अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं और ये मुर्गियाँ अंडा देने में भी हमारी देसी मुर्गियों से ज़्यादा अच्छी हैं, जो कि हमारी देसी मुर्गी एक वर्ष में करीबन 50 से 60 अंडे देती है। वही मुर्गियाँ ये ग्रामीण परिवेश में बैकयार्ड पद्धति में पालन करके भी हम इससे 115 से 130 अंडे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे देसी मुर्गियों का वज़न बहुत कम होता है। ये मुर्गियां अंडे देने के समय तक में ये 1600 से 1700 ग्राम तक की हो जाती हैं और इनसे अंडा उत्पादन भी अधिक होता है और इनके जिसे हम सर्वाइबिलिटी कहते हैं यानी कि बीमारियों का प्रकोप भी इसमें कम होता है बनिस्बत दूसरे मुर्गियों के। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लीची के बाग को हानि पहुंचाने वाले लाल मकड़ी कीट की रोकथाम। गुलाब के फूल से गुलाब जल और तेल निकालने वाले संयंत्र पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010045999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।